इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ और संतुलित रखती है। आरोग्य योग के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, खासतौर पर उन तमाम मेहमानों का जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दिव्या और नीरू का, जो मुझे योगासन सिखाने में मदद करेंगी। तेज रफ्तार जिंदगी, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना और टेढ़े मेढ़े तरीके से शरीर का इस्तेमाल करना, ये न केवल चिंता पैदा करते हैं बल्कि इससे उत्पन्न होता है पीठ का दर्द। सुनने में तो एक बड़ी छोटी सी समस्या है, मगर जैसे जैसे पीठ का दर्द आपके शरीर को दर्द पहुंचता है, इंसान हताश और निराश हो जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अपनी एक रिसर्च टीम के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की कि आज कितने लोग कितनी प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक सर्वे। मैं कंप्यूटर्स में हूँ। मुझे कम से कम 8 से 10 घंटा मुझे कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है, तो कभी कभी मुझे आँख दर्द होती है और बैक पेन होता है। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हूँ और एज अ वर्किंग वुमन करके मुझे प्रॉब्लम बैकबोन का होता है और पैरों की जो ये होती है मसल्स होती है उसका प्रॉब्लम्स होता है। मेरा नाम विघ्नेश है, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे काफ़ी टाइम से बैक में पेन होता है। मसाज वसाज भी ट्राई कर लिया, कुछ होता नहीं उससे, तो अभी खेलना जुलना बंद है। मेरा नाम मोहन नाइक है, मैं ट्राउल्स के अंदर काम को है और मेरा कमर दर्द, ये पीठ दर्द इतना बहुत ज़बरदस्त ऐसा होता है कि खाली वो भी शाम कुछ होता 9, 10, 11 बजने के बाद में ना पूरा ये हो जाता। तो इस प्रकार आपने एक सर्वे देखा जिसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हर घर में कोई ना कोई इंसान पीठ के दर्द से परेशान है। तो चलिए क्यों ना आज हम स्लिप डिस्क जैसी पीठ की दर्द के बारे में बात करें। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि वास्तव में और महिलाओं में तो विशेषकर 90% भी क्या 99% महिलाएं जो हैं इस रोग से ग्रसित हैं। तो क्या योग में स्लिप डिस्क का कोई इलाज होता है, और यदि होता है तो उसके प्रयोग से कितने प्रतिशत लाभ की आशा की जा सकती है, कितना सुधार संभव? अगर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है। एक वक्त था कि जब मैं स्लिप डिस्क की वजह से 15 मिनट भी खड़े नहीं हो सकती थी, और आपके सामने आज मैं योग के द्वारा इतनी ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ कि एक पूरा शो एंकर कर रही हूँ। मगर क्यों ना हम इस सवाल का जवाब योगाचार्य श्री BKS आयंगर से सीधे ही पूछ लें। तो चलिए मिलते हैं श्री BKS आयंगर से। First of all, why one should know that people suffer only from cervical slip disc and lumbar slip disc. I don't think even the medical people have thought of it. Though they may say because cervical, lumbar are the two areas where we use more and which are unprotected, whereas the thoracic dorsal spine, lower sacral area, they are protected, so injury is less there. Whereas in the trunk, below the diaphragm, there are no supports at all, so only lumbar has to function. So that's why the wear and tear is more on the lumbar area, then comes on the cervical area, then comes on the sacral, the loss will be thoracic dorsal area. So due to wear and tear, the muscles become weak. So yogic postures, which are mostly based on the adjustment of the spine, naturally realign and regenerate the wear and tear parts of the body. And that's why there is a tremendous chance of recovery. Only the thing is this, as I said earlier, in some cases it may take a long time, in some cases it's very quick. So certainly
is really a great boon. Yoga is a great boon for slip disc people. Now I want to give you a small example that when the slip disc is there, the lumbar is in spasm all the 24 hours, they cannot even rest on the bed. So though the medical people say lie on the hardboard, the lumbar area does not touch the wood at all. So we have to create your somatic relaxation on that area. Not psychological relaxation, but somatic relaxation. So what we do is that we give packing under the lumbar so that it finds its, like water finds its level. We make the fluid of the spine to find its level so that they rejuvenate the injured area by slow, soft shipping the energy to that area. And then we start giving them movements. And as I said, if it cannot be cured, it can be endured. They need not go for an operation at all. आई एम श्योर इस बात को सुनने के बाद अब आपके दिमाग में कुछ नए सवाल खड़े हो रहे होंगे, तो जो भी सवाल करना चाहे प्लीज हाथ उठाइए। मैं जानना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस में स्लीप डिस्क के क्या उपाय हैं। एक ऐसा सवाल जो हर आम इंसान के दिमाग में उठता होगा, तो चलिए इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक डॉक्टर से, डॉक्टर कृष्णा रमन, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं और जिन्होंने श्री BKS आयंगर की विधि पर रिसर्च भी की है। तो चलिए उनसे ही पूछते हैं ये सवाल। डॉक्टर कृष्णा रमन। Prolapsed disc is a condition where the disc, which is kind of a cushion in between the vertebrae, individual vertebrae, moves out of its place. That is why it's called a prolapsed disc, and it presses the spinal cord. If you look at this, this is the intervertebral disc between the two vertebrae, and these are the spinal nerves. And this is the spinal cord coming out through the spinal canal. So if for any reason this disc gets pressed between the two vertebrae and the central jelly-like material protrudes out, as you can see here, this is the jelly-like material which is pressing the nerve under tremendous pressure, and this constitutes a prolapsed disc. Medical science treats slip disc in a certain way. Once we examine the patient, do the certain necessary investigations. For an acute situation when the patient is having a spasm of the lumbar muscles and suffers severe pain, we advise bed rest, give the patient some medication, analgesics or muscle relaxants, and when the pain comes down, and then we advise the patient to practice some exercises for the spine, which will in the long run prevent relapses. Yoga has a totally different approach. Much of this depends on the patient's capacity to bear pain. For example, if a patient comes to me and that patient has a high pain bearing capacity and the clinical condition is not uncomfortable, I would not even prescribe medication. I would rather put the patient on yogic exercises, of which there are special geometric postures which relieve pressure at different areas of the spine. Of course, there are studies in medicine which show that without any intervention, patients do experience a regression of the prolapsed disc. There are about 50,000 cases in literature where the disc has gone back without any treatment of any sort, just bed rest. Well, but bed rest doesn't make the patient fit enough, but yoga makes the patient fit, along with, if possible, pushing the disc back into place. That is a major difference. Now I will show you a slide of a patient of mine who came to me with a very severe condition of a prolapsed disc, and normally we would have operated on her. It took her 9 months to recover, and she was my youngest patient. And if you look at the slide very carefully, this is the disc in between the vertebrae. This is the spinal cord, the whitish structure you see there. And this is the degenerated prolapsed disc which has compressed the cord. This is the MRI which has been taken before treatment. This is about a year after treatment, where you can see that the compression has almost gone. It's extremely minimal and insignificant, and the disc has regressed back inside. So this is very significant in this particular individual because we do not normally expect that in this situation the disc can regress because it is too massive a protrusion and the patient would have normally required immediate surgery.
But A, because they were not keen on it, and B, I would have rather approached it in a different way. I prefer to put the patient on yoga instead. Of course, I did give a lot of medication to pull down the acute pain. But once that situation was over, whether or not the pain persisted, I still began on yoga practices for the patient. मेरे ख्याल से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अब हम आपको कुछ आसन सिखाएं जो आप अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं और अपनी बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। हम आपको सबसे पहले जो आसन सिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है शवासन। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सीधे बैठें। इस अवस्था को, जिसमें नीरू बैठी हैं, हम दंडासन की अवस्था कहते हैं, जिसमें आपके दोनों पैर सीधे हैं, टाइट हैं और पैर के पंजे बिल्कुल टाइट और खुले हुए हैं। पैर की उंगलियां छत की ओर हैं, हाथ आपके दोनों तरफ हिप जॉइंट की ओर हैं। आप सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को उठाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि इनके पीछे दिव्या ने बड़ी सफाई से एक पतला ब्लैंकेट लगाया है जो इनके बटक्स को टच कर रहा है, और एक ब्लैंकेट इनके सिर के लिए लगा रखा है। एक एक हाथ को आप मोड़ेंगे, पहले दायां हाथ कोहनी के बल, फिर बायां हाथ, और आप अपने लोअर लंबर को इस ब्लैंकेट के ऊपर रेस्ट करेंगे। फिर आप इस ब्लैंकेट को जो आपके सिर के लिए रखा है नीचे खींच लीजिए और गर्दन को इस पर रेस्ट कीजिए। हाथ आपके साइड में रहेंगे और पैर ढीले छूटे रहेंगे। आसनों के अभ्यास की शुरुआत इस तरह से करने से जो स्पैज़्म आपके पीठ में है पहले वो कम होता है। जब एक बार आप शवासन की मुद्रा में लेट जाते हैं तो फिर आप अपने लोअर एब्डोमेन पर एक ब्लैंकेट रखें। इस ब्लैंकेट रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ताकि जो लेवल है वो बराबर रहे, क्योंकि इसके ऊपर अब हम दो बोल्स्टर एक के ऊपर एक बड़ी सावधानी से और बिल्कुल एहतियात के साथ रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि लोअर लंबर जब बहुत टाइट हो जाती है तो नीचे नहीं जा सकती, तो दो बोल्स्टर के भार से धीरे धीरे वो लंबर नीचे की ओर उतरने लगती है, क्योंकि ये भार पहले लोअर एब्डोमेन में पड़ता है और लोअर एब्डोमेन का भार लोअर लंबर की स्पाइन में पड़ता है। फिर आप अपने पैरों को ढीला छोड़ देंगे, फैलाएंगे नहीं, सिर्फ ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद करके आप इस अवस्था में 5 मिनट तक लेट सकते हैं। उठने की भी एक कला है। धीरे से आंख खोलेंगे, बहुत झटके से नहीं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके बाद एक एक करके आप हाथ अपने सीने पर लाएंगे। अगर कोई आपका सहायक दिव्या की तरह अच्छा हो तो कोई बात नहीं है, वरना आप स्वयं भी ये बोल्स्टर उठा सकते हैं। सावधानी से इन बोल्स्टर को आप अपने लोअर एब्डोमेन से हटाएंगे, फिर ये ब्लैंकेट वहां से हटाया जाएगा, और फिर एक एक करके पैर मोड़ के आप दाईं करवट लेंगे। हमेशा पीठ की समस्या वाले इंसान को करवट लेके ही उठना चाहिए। दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे होगा और बायां हाथ फर्श पे जमीन की ओर देखते हुए आप पूरे शरीर को रोल कीजिए और धीमे से बैठ जाइए। इसके बाद आप सिंपल लूज क्रॉस लेग या अलती पलती मार के बैठ सकते हैं। इस आसन के बाद हम जिस दूसरे आसन को आपको सिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सुप्त पादंगुष्ठासन। इस आसन के लिए भी आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी स्वयं कर सकते हैं। बस सबसे पहले आप दंडासन की पोजीशन में बैठेंगे, जो कुछ थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाई कि पैर एकदम सीधे और टाइट होंगे, पैर के पंजे खुले हुए होंगे और उंगलियां छत की ओर होंगी। इसके बाद अब जब आप अपनी पीठ की तरफ लेटेंगी तो पहले दाईं कोहनी मोड़िए और फिर बाईं कोहनी मोड़िए और आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। फिर धीरे से आप अपना दायां पैर मोड़िए और उसके ऊपर एक बेल्ट का लूप लगा दीजिए। अगर आपके पास बेल्ट ना हो तो आप कोई दुपट्टा या साड़ी की किनारी भी यूज कर सकते हैं। ये बेल्ट का लूप पंजे के ऊपर है और इसको पकड़ के आप अपना पैर सीधा करेंगे। ख्याल रहे कि जब आपकी दाईं टांग सीधी हो रही है तो बाईं टांग भी खिंची हुई और सीधी रहेगी। पैर की उंगलियां एकदम सीधी रहेंगी, पैर की उंगलियां सीधी कीजिए नीरू, और वो छत की ओर रहेंगी। अब यहाँ सबसे बड़ी जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि इस आसन में प्रायोरिटी इस बात की है कि आपका घुटना सीधा रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि जिनकी पीठ में तकलीफ होती है उसकी एक वजह पैर के पीछे की मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग टाइट होना भी होती है। ऐसी अवस्था में आप घुटना सीधा नहीं रख सकते, तो घुटना सीधा रखने के लिए चाहे आप 90 डिग्री पे पैर ना रख सकें, पैर थोड़ा पीछे ले आएं, मगर घुटना सीधा रखिए। अगर आप घुटना सीधा रख सकते हैं तो इसकी
अवस्था तो यह है कि आपका पैर 90 डिग्री पे रहेगा, उंगलियां पैर के आपके चेहरे की ओर रहेंगी और बायां पैर एकदम खिंचा हुआ सीधा तना रहेगा। ऐसा आप शुरुआत में 2 सेकंड 3 सेकंड कर सकते हैं, बाद में 5-5 मिनट तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस अवस्था से वापस जाने के लिए आप अपने पैर को मोड़ेंगे और ये लूप निकालकर दोनों पैर फिर से सीधे करेंगे। यही क्रिया दूसरे पैर पे भी होगी। इसी प्रकार एक दूसरा आसन जिसे हम सुप्त पादांगुष्ठासन 2 कहते हैं, अब मैं आपको सिखाऊंगी। उसके लिए भी आप इसी तरीके से अपना पहले दायां पैर मोड़ेंगे और मोड़कर उसके ऊपर एक बेल्ट का लूप लगाएंगे। ख्याल रहे कि ऐसी क्रिया करते समय बायां पैर एकदम सीधा रहेगा, उसके पंजे एकदम टाइट रहेंगे। दाएं पैर पे जो आपने लूप लगाया है उसका एक खुला सिरा आप गर्दन के नीचे से निकालिए और उसको बाएं हाथ से पकड़ के खींचिए तथा दायां पैर आपका साइड में जाएगा। अब जो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब आपका दायां पैर साइड में जाए तो ख्याल रहे, दिव्या आप जरा इधर आके इस हिस्से को छू के दिखाइए ताकि हमारे दर्शक इस बात को अच्छे समझ सकें कि बाएं साइड की जो प्यूबिक प्लेट है वो ऊपर नहीं आएगी, यानी दोनों पेल्विक हड्डियां एकदम बराबर रहेंगी। ये बात जरूर ध्यान रखिए। यही बात ये तय करेगी कि आपको कितना नीचे तक पैर ले जाना। हो सकता है आप इतना नीचे पैर ना ले जा सकें, तो नीरू पैर ऊपर उठाइए और उठाइए, ये भी एंगल ठीक है, मगर जो ध्यान देने वाली बात है कि दोनों पेल्विक हड्डियां एकदम एक सीध में हों। इसके बाद आप अपने पैर को मोड़ के फिर से सेंटर में लाएंगे और इसको सीधा करेंगे। हर एक तरफ आप ये क्रिया 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये दोनों ही आसन बहुत ही कारगर हैं स्लिप डिस्क की परेशानी के लिए, क्योंकि जिनकी बीमारी बिगड़ जाती है उन्हें अक्सर पैरों में रेडिएशन होता है। उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए भी ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके बाद हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है चेयर भरद्वाज आसन। ये एक बहुत ही आसान सा आसन है जिसको भी आप कहीं भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत प्रिसाइज मूवमेंट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लिए हमें एक कुर्सी की आवश्यकता है, एक ब्लैंकेट की, और आप इस कुर्सी को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके उसमें धीरे धीरे करके एक एक करके पैर डालेंगे और फिर इस ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाएंगे। ब्लैंकेट हमने इसलिए रखा है कि आपकी स्पाइन को एक ऊंचाई मिले। अब आप देखिए, दिव्या नीरू के इनर नीज पे एक ब्रिक लगा रही हैं। आप इस ब्रिक की चौड़ाई की कोई और चीज भी ले सकते हैं। इसको यहाँ लगाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी जब स्पाइन, अभी आप देखेंगे, रोटेट करती है तो वो डेविएट ना करे, उसका अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आप अगर देखिए तो इन्होंने अपने दोनों पंजे ठीक कुर्सी के पैरों के सामने रखे हैं। पैर गलत रखना ठीक नहीं होगा। इस अवस्था में बैठ जाने के बाद एक बार आप सांस लेंगे और सांस लेते हुए स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, सीना खुला रखेंगे। फिर आप दायां हाथ सर के ऊपर उठाइए और उसे खींचिए। आर्म पिट की ओर से अपना हाथ ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए हाथ आप बाईं ओर के बैक रेस्ट पे रखेंगे। इसी प्रकार बाएं हाथ को सिर के ऊपर उठाइए और खींच के उसे पीछे की ओर लाइए, ऑपोजिट बेस पे रखेंगे। अब जो बहुत खास बात है वो ये कि अगर आप देखें तो इन्होंने अपने को डायगोनली प्लेस किया है, मगर ना तो ये कुर्सी में आगे जा रही हैं और ना ये कुर्सी के पीछे आ रही हैं। जो आपकी धुरी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। इस अवस्था में रखते हुए आप सांस लेंगे, स्पाइन को ऊपर उठाएंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तब आप स्पाइन को टर्न करना शुरू करेंगे, सबसे पहले टेलबोन की ओर से। फिर सांस लीजिए, स्पाइन उठाइए, फिर सेक्रम की ओर से टर्न करेंगे। फिर सांस लीजिए, स्पाइन उठाइए और सांस छोड़ते समय लोअर लंबर। ध्यान रहे पहले गर्दन ना घूमे। इसके बाद आप फिर सांस लेंगे, स्पाइन उठाएंगे, डॉर्सल स्पाइन, और फिर सांस लेंगे और स्पाइन उठा के शोल्डर्स को टर्न करेंगे। जब आप अपने दोनों कंधे पूरी तरह से टर्न कर लें तब आप अपनी गर्दन को घुमाएंगे। गर्दन घुमाते समय ख्याल रखिए कि आपकी गर्दन टेढ़ी ना हो। अब जो आप पोजीशन देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले स्पाइन के दोनों ओर की मसल्स रिलैक्स होती हैं, पैरास्पाइनल मसल्स जिसे कहते हैं, और ये एक ऐसा आसन है जिसके जरिए डिस्क वापस भी चली जाती है। वापस इस आसन से निकलने के लिए आप सांस छोड़ेंगे
और धीरे से अपने शरीर को फिर से सीधा करेंगे। अपना बायां हाथ फिर से चेयर के बैक रेस्ट पे रखेंगे और सीधे बैठेंगे। अब यही क्रिया आप दूसरी तरफ करेंगे। ये 2 से 3 बार रिपीट करना चाहिए, सुबह और शाम दोनों दफ़ा, ताकि आपके पीठ में जो स्पाज्म है वो जल्दी से जल्दी चला जाए। अब हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वो भी आपके घर में या अगर कहीं आप बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मौजूद रहती है। जैसे कि आपको चाहिए इसके लिए एक मेज़ या खाट या उस ऊंचाई की कोई टेबल। यहाँ पर हमारे पास स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बेंच है, तो उस पर हम बोल्स्टर लगा के हाइट बढ़ाएंगे। एक तकिया आप इस तरफ और रख लें दिव्या, ताकि दोनों सिरे इसके बराबर हों। तो देखिए हमने इसके ऊपर एक के ऊपर एक तकिया और 2-3 बोल्स्टर लगा के इसकी ऊंचाई एक खास अनुपात की बनाई है। ये ऊंचाई किस अनुपात की होगी इसका पता आप तभी लगा सकते हैं जब आप जो भी इस आसन को कर रहा हो वो इस पूरे सेटअप के सामने खड़ा हो जाए। अब आप देखिए कि जो इनका लोअर एब्डोमेन का हिस्सा है वो इसकी ऊंचाई पे आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नीचा है तो आप इस पे एक तकिया या कोई एक ब्लैंकेट और लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसकी ऊंचाई लोअर एब्डोमेन के पास तक पहुँचे। यहाँ हमारे पास एक तकिया मौजूद है तो हम उसको लगा लेंगे। आप सामने एकदम सीधे खड़े हैं। बाद में आप अपने कमर पे हाथ रखेंगे और अपने पैरों को 3.5 से 4 फुट फैलाएंगे। जब आप पैर फैलाते हैं तो आपको बहुत ही एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपके पंजे अंदर हों और एड़ी बाहर हो। ऐसा करने से आपका सैक्रम खुलता है, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द नी खुलते हैं, जो आधे से ज़्यादा आपका लंबर का प्रेशर रिलीज करते हैं। ऐसा करने के बाद आप अपने दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाइए और साइड ट्रंक, साइड चेस्ट को एक्सटेंड कीजिए। जब ये एक्सटेंड अच्छे से हो जाए तो फिर अपने हाथों के द्वारा लोअर एब्डोमेन को पकड़िए और उस लोअर एब्डोमेन को खींच के इस पूरे एडजस्टमेंट के ऊपर ले आइए। फिर हाथ आगे की ओर फैलाते हुए, तानते हुए, चिन और चेस्ट ऊपर रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने आगे एक ब्लैंकेट रखा है इसकी जगह पे आप एक और ब्लैंकेट रख दीजिए दिव्या, ताकि ये आराम से अपना फोरहेड रख सकें और इनकी सांस न घुटे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप अपने हाथ आगे खींचते हैं तो काफ़ी संभावना है कि आप ये हिस्सा भी, जो गर्दन का हिस्सा है, उसको भी खींच लें। इसको ढीला छोड़ दीजिए, यहाँ कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इस हिस्से को देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है। पैरास्पाइनल मसल्स एक्सपैंड और एक्सटेंडेड दोनों हैं, तो इससे जो तमाम तरीके का टेंशन या इसके ऊपर स्ट्रेन है लोअर लंबर के ऊपर, वो दूर होता है। इस आसन में आप 5 मिनट आराम से रह सकते हैं और ये आपको बहुत ही आराम देता है। ये आपके किसी डाइनिंग टेबल पे या कॉट, किसी भी खाट पे आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आसन में जाना अगर एक कला है तो उससे वापस आना भी एक कला है। इस आसन से वापस आने के लिए पहले आप धीरे से हाथ को पीछे करेंगे और इस जो पूरा ये एडजस्टमेंट किया उस पर सहारा लेंगे। फिर चिन और चेस्ट ऊपर उठाइए बगैर अपनी पीठ पे स्ट्रेन किए, क्योंकि आप चेस्ट उठा रहे हैं तो वो आपका भार लेती है। आप धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएंगे। फिर पैर को आपस में मिलाएं और आप ताड़ासन की अवस्था में खड़े हो सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये इतने आसान आसन हैं, लेकिन आप इनको आसानी से कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसमें जो प्रिसिशन हमने आपको बताया उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आप शुरुआत करते हैं शवासन से, ताकि आप पहले जो दर्द है उसको ख़त्म करें, रिलैक्स करें। और क्योंकि अब आपने काफ़ी देर तक आसन कर लिए हैं तो पीठ फिर थक जाती है, तो उसको फिर से आराम देने के लिए आप पुनः शवासन करते हैं। आप जो भी आसन करें वो बड़े प्रिसाइसली करें और उसकी समझ होनी चाहिए। अब आपने, जबकि गुरुजी के विचार इतने खुल के सुन लिए हैं, डॉक्टर कृष्णा रामन के हिसाब से भी ये जान लिया है कि योग सर्वोपरि एक्सरसाइजेस हैं, तो हम क्यों ना किसी ऐसे मरीज से मिल लें जो इस कहावत को चितार्थ करे कि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो चलिए मिलते हैं किरण से, जो इसका जीता जागता उदाहरण है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि अब आपका MRI करवाते, एक्सरे में तो सिर्फ गैप आ रहा है, तो अभी हम आपका MRI करवाएंगे। वहाँ करवाने के बाद पता चला कि जो मेरी 3 डिस्क से नीचे की वो अपनी जगह से हिल चुकी हैं और उनको में थोड़ा सा डीजेनरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड को पोक करती हैं और मुझे पेन की
पेन होता है, मेरी नर्व्स प्रेस होने की वजह से पेन होता है मुझे, और जिसका कोई अभी इस वक्त हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 डिस्क हैं। अगर एक होता तो शायद हम रिस्क भी ले सकते। तो मैंने फिर कहा कि इसका इलाज क्या है। कहते हैं कुछ इलाज आपको टोटली बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ही अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करके, बिल्कुल जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाएगी आपकी, यू कांट हेल्प इट। और उन्होंने मुझे हर टाइप की एक्सरसाइज बताई, मेडिसिन बताए, मसल रिलैक्सेंट्स दिए, और फिर लेकिन ये सब करने के बावजूद भी, इतना 2 महीने बेड रेस्ट करने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया। क्योंकि फिर मुझे किसी ने कहा कि आप एक्यूप्रेशर ट्राई कीजिए। मैं 2 महीने एक्यूप्रेशर भी मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ पे किसी मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे एक आयंगर इंस्टीट्यूट है और वहाँ आप जाके ट्राई कीजिए, वहाँ पे बहुत लोगों का मैंने सुना है कि आप जैसे केसेस ठीक हुए हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा इतना कोई जादू तो होने वाला नहीं है मेरे पर। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। वहाँ जाके वहाँ गई तो पहले तो मुझे लक्की मैं ये थी कि मुझे गुरुजी ने बिल्कुल जाते ही मेरे पर इतना ध्यान दिया कि पेन तो खैर नहीं गई, लेकिन शुरू में, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया कि मैं यहाँ, मेरा कुछ ना कुछ तो होगा। फिर धीरे धीरे करके 6 महीने तक मुझे ऐसे थोड़ा सा रिलीफ शुरू हो गई मिलनी, और फिर उसके करते करते अब मुझे 4 साल हो गए हैं, और अब मुझे आप मान लीजिए सिर्फ कहते हैं 10% सी पेन अभी रह गई है, बाकी मैं कम्प्लीटली, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मेरी डिप्रेशन चली गई है, और मुझे जीने में जैसे कि नई चाहत, नई उमंग आई है। गुरुजी की शरण में आने के बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैंने जो दवाइयाँ जो मैं खाती थी वो मेरी बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि जो पेन किलर्स इतने साल मैंने खाए हैं, अब मेरी बिल्कुल ही, मैं उनको कभी फोर्टनाइटली में या 10 दिन में कभी एक बार खाती हूँ। अभी मैंने अब दवाइयाँ खानी छोड़ दी, जैसे मुझे पेन होती मैं ये 2-3 आसन कर लेती हूँ और मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता है। हम तो आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना लें। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर सप्ताह अलग अलग बीमारियों के बारे में योगाभ्यास द्वारा उपचार बताएंगे। अगले सप्ताह हम आपको अस्थमा की बीमारी के बारे में बताएंगे और उससे मुक्ति पाने के उपाय भी सिखाएंगे। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता नोट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।